Everyone, I am Shatrughan Tiwari and welcome back to my channel. Here we are starting the sixth chapter of 10th standard, and the name of this chapter is Manufacturing Industries, and this video is going to be part first of this chapter. Dear students, this chapter is Manufacturing Industries. ये जो चैप्टर है इसे हिंदी में कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को हिंदी में कहते हैं विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग, बेटा विनिर्माण उद्योग होता क्या है, ये हम इन सब के बारे में जानेंगे कि जो आपका जो विनिर्माण उद्योग है, विनिर्माण उद्योग कैसे काम करता है, विनिर्माण उद्योग का काम क्या होता है। विनिर्माण उद्योग अब ये है क्या बच्चों, आइए इसके बारे में जानते हैं। विनिर्माण उद्योग होता क्या है, ये इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आइए इसके बारे में हम आपको आज बताते हैं, पढ़ाते हैं। नया चैप्टर है इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए एक छोटी सी कहानी है उसके बारे में जानते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। On the ocean of Diwali, Harish went to a market with his parents. They purchased shoes and clothes for him. His mother purchased unstilled sugar, tea, and diyas, earthen lamps. Harish observed that the shop in the market were flooded with items for sale. He wondered how so many items could made in such large quantities. His father explained that shoes, clothes, sugar, etc. are manufactured by machines in large industries. Some utensils are manufactured in small industries, while items like diya are made by individual artisans in household industries. एक हरीश है, वो दिवाली का एक ओशियन है। ओशियन मतलब होता है अवसर, है ना। तो ये दिवाली एक त्यौहार है। ओशियन त्यौहार पर, दिवाली के त्यौहार पर जो है वो हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार जाता है। दे परचेज शूज़ एंड क्लोथ्स फॉर हिम, वो उन्होंने अपने के लिए कपड़े और जूते खरीदे। हिज मदर परचेजेज यूटेंसिल्स, सुगर्स, टी एंड दियाज, अर्थन लैम्प्स। जो उसकी माता थी हरीश की, उसने बर्तन खरीदे, चीनी खरीदी, चाय पत्ती खरीदी और कुछ मिट्टी के बने हुए दिए भी खरीदे। हरीश ऑब्जर्व दैट द शॉप इन द मार्केट वर फ्लूडेड विथ आइटम्स फॉर सेल। जो हरीश है उसने देखा कि जो दुकानें हैं वो फ्लूडेड हैं। किससे? जो फ्लूडेड मतलब भरी हुई हैं, अत्यधिक सामानों से, बहुत ज़्यादा सामानों से सारी दुकानें क्या हैं? फ्लूडेड हैं, भरी हुई हैं। ही वंडर्ड हाउ सो मेनी आइटम्स कुड बी मेड इन सच लार्ज क्वान्टिटीज़। उससे यह चिंता होने लगी, उससे हैरान हो गया कि आखिर ये चीज़ों को इतनी अधिक मात्रा में कैसे बनाया जाता है। कि उन सारी चीज़ों को देखकर हरीश जो है वो हैरान हो जाता है। His father explained that shoes, clothes, sugar, etc. are manufactured by machine in large industries. Some utensils are manufactured in small industries, while items like these are made by individual artisans in household industries. तो उसके पिता ने उसको समझाया कि जो जूते होते हैं, कपड़े होते हैं, चीनी होती है आदि भी, ये बड़े उद्योगों के मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे भी उद्योग हैं, छोटे उद्योगों में बनाए जाने वाले बर्तन हैं, ये छोटे छोटे उद्योगों से भी बनाए जा सकते हैं। जैसे आप दिया देखें हैं, तो दिया जैसी जी चीज़ें हैं वो लोग अपने घरों में भी, जो कारीगर होते हैं, अपने घरेलू उद्योग से इसको बनाते हैं। तो डू यू हैव सम आइडियाज़ अबाउट दीज इंडस्ट्रीज़? क्या आपके पास इसके इसलिए कुछ ऐसी कोई आइडिया है आपके पास कि डू यू हैव सम आइडियाज़ अबाउट दीज इंडस्ट्रीज़? क्या आप इन उद्योगों के विषय में कुछ जानते हैं, समझते हैं? तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। Production of goods in large quantities after producing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. Manufacturing
सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग है क्या। तो मैन्युफैक्चरिंग को क्या कहते हैं? जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो भी कच्चे पदार्थ होते हैं, रॉ मटेरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? कच्चे पदार्थ। खुद का जो सबसे मूल्यवान जो उत्पाद प्रोडक्ट है, उसमें परिवर्तन करना, जो अधिक मात्रा में वस्तुओं से उत्पादन को विनिर्माण करना या वस्तु का को बनाया जाना ही क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। Do you know that paper is manufactured from wood, sugar from sugar cane, iron and steel from iron ore and aluminium from the bauxite? क्या आप इस चीज़ को जानते हैं कि जो कागज़ है वो कागज़ कैसे बनता है? क्या आपने कभी इस पर दिमाग लगाया? तो बच्चों, ये जान लो कि जो कागज़ है वो लकड़ी से बनता है, जो गन्ने वाली चीनी है उससे बनता है ना। लोहा इस्पात जो बॉक्साइट है उससे बनता है, लोहा इस्पात या लौह अयस्क से, तथा जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है उससे भी बनता है। आयरन ओर और आलियम, इन सारी चीज़ों से भी गन्ना जो है वो बनता है हमारा। आयरन ओर है, एल्युमिनियम फॉर्म्स है ना, ये सारे बॉक्साइड्स हैं, इनके माध्यम से ये जो है बनता है। डू यू आल्सो नो दैट सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न विच इटसेल्फ इज़ एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट? तो क्या आप यह भी जानते हैं कि जो नई किस्म के जो कपड़े आते हैं ऐसे रेशे से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। जो हमारे नए किस्म के जो कपड़े आ रहे हैं ये कैसे बनते हैं? कभी इस पर आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा। ये जो नए किस्म के जो कपड़े आते हैं ये एक ऐसे रेशे से बनते हैं जो रेशा हमें कहाँ से? इंडस्ट्रियों से मिलता है। पीपल एम्प्लॉयड in the secondary activities manufacture the primary materials into finishing goods। जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जो द्वितीय कार्य हैं, उसमें जो लगे हुए व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो रॉ मटेरियल को परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं। जो हमारी जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के लोग हैं उसमें जो एम्प्लॉई हैं, पीपल हैं, वो प्राइमरी मटेरियल को क्या करते हैं? फिनिश कर देते हैं, एक अच्छे वस्तुओं में परिवर्तित कर देते हैं। The workers employed in steel factories, car breweries, textile industries, bakeries etc. fall into this category। जो स्टील या कार या कपड़ा उद्योग या बेकरी तथा जो पीने वाली जो पदार्थ संबंधी जो भी मटेरियल्स हैं उसमें लोग जो श्रम का काम करते हैं, इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किस वर्ग के अंतर्गत? सेकेंडरी एक्टिविटीज़, यानी द्वितीय कार्य में लगे हुए लोग कौन कौन से होते हैं? जो स्टील कंपनी में काम करते हैं, जो कार कंपनी में काम करते हैं, कपड़ा इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, क्लोथ्स इंडस्ट्री में, जो बेकरी में काम करते हैं, या जो पीने वाले पदार्थ होते हैं, जो जो चीज़ें हम पीते हैं उससे संबंधित जो भी उद्योग होते हैं उसमें जो भी लोग लगे होते हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। सम पीपल्स आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो हम इस जो कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सिर्फ सेवाएं प्रदान करने में रोज़गार पाते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, लोगों की सेवाएं करते हैं, कुछ इधर उधर के काम करते हैं, उससे भी रोज़गार उनको प्राप्त होता है। तो इस अध्याय में हम, इस चैप्टर में हम सिर्फ जो सेकेंडरी क्रियाएं हैं, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंतर्गत जो भी विनिर्माण उद्योग के विषय हैं, जो भी सब्जेक्ट्स इसके अंतर्गत आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज़ मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। जो किसी भी देश की जो आर्थिक उन्नति है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, वो कैसे पढ़ेंगे? जो हमारे मेजर्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है, वो सारी चीज़ें हम इस पर पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आगे चलते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आइए हमें जानते हैं कि जो विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। आइए उसके बारे में जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्टिकुलरली मेनली बिकॉज जो विनिर्माण उद्योग है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है ना, वो
वो जो सामान्यतः विकास की तथा विशेषता अगर हम करें तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जो हमारे आर्थिक विकास है उसकी बैकबोन मानी जाती है, उसको हम रीढ़ की हड्डी समझते हैं। क्योंकि क्योंकि क्या है कि आइए फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, क्यों ऐसा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं या उसको हम अपनी बैकबोन मानते हैं अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। क्यों ऐसा मानते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है जो manufacturing industries not only help in modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agriculture economy by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, जो सबसे पहला पॉइंट है, वो यह कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो सिर्फ कृषि से जो जुड़े हुए लोग हैं उसको मॉडर्नाइजिंग नहीं करता, उसको उसका आधुनिकीकरण नहीं करता। मॉडर्नाइजिंग मतलब होता है आधुनिकीकरण। तो सिर्फ मॉडर्नाइजिंग नहीं करता उसमें, जबकि क्या होता है जो हमारे सेकेंडरी या जो टेरिटरी सेक्टर्स के लोग हैं, जो द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में काम करने वाले लोग हैं, उसको भी उसका जो रोज़गार है, उसके जो जॉब्स हैं, किसके, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर्स के, उसको भी उपलब्ध करा करके कृषि पर जो हमारी निर्भरता है उसको कम कर देता है। जहाँ लोग क्या करते हैं, हमने हमने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर चैप्टर में कि जो लोग हैं उसमें 1/3 लोग सिर्फ और सिर्फ कृषि पर डिपेंड हैं। तो बच्चों ध्यान देना कि जो निर्भरता है वो लोगों की किस पे है, सबसे ज़्यादा कृषि पर है। और जब हम विनिर्माण उद्योग करते हैं, जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियों में काम करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा मोटो है कि जो सेकेंडरी या जो टेरिटरी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको रोज़गार उपलब्ध कराती है, और जो हमारी जो निर्भरता है किस पर, कृषि पर, उसको भी कम कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, दूसरा पॉइंट जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ अ precondition for eradications of unemployment and poverty from our country. This was the main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India. It was also aimed at bringing down regional disparities by stabilizing industries in tribal and backward areas. डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा मेन जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि जो देश में जो हमारी औद्योगिक विकास में बेरोज़गारी है ना, या जो हम कहें कि जो हमारी गरीबी में उन्मूलन है, जो प्रोडक्शन ऑफ इराडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, तो जो बेरोज़गारी है, जो गरीबी है, उसकी जो अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी है हमारे कंट्री की, तो उसकी एक आवश्यक शर्त है, उसका एक आवश्यक शर्त है। वो शर्त क्या है कि भारत में जो सार्वजनिक तथा जो संयुक्त क्षेत्र में लगे लोग हैं, है ना, वो जो उद्योगों में लोग काम कर रहे हैं, इसी विचार पर आधारित थे कि हम क्या करेंगे, कुछ अर्न करेंगे। जो हमारे ट्रिबल लोग हैं या जो बैकवर्ड एरिया से लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारी जनजाति, ट्रिबल मतलब जनजातीय, जो जनजातीय लोग हैं या जो बैकवर्ड जो पिछड़े क्षेत्रों के में जो उद्योग की स्थापना की, उसका उद्देश्य क्या था कि उसका उद्देश्य भी यही था कि जो क्षेत्रीय असमानता है उसको कम करना, क्षेत्रीय जो असमानता है उसको कम करना ही इसका उद्देश्य था, किसका, मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। व्हाट इज़ द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, सॉरी, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। जो निर्मित जो वस्तुएं हैं, जो बनाई गई जो वस्तुएं हैं, उसका एक्सपोर्ट करना, है ना, उसको उसका जो है निर्यात करना। जो हमारा कॉमर्शियल ट्रेड है, जो हमारा कॉमर्शियल ट्रेड है, ट्रेड एंड कॉमर्स, जो ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार, और जो कॉमर्स, कॉमर्स मतलब क्या होता है, वाणिज्यिक। तो जो हमारा कॉमर्शियल ट्रेड है उसको बढ़ाता है, उसको आगे बढ़ाता है। और क्या है, जिससे जो अपेक्षित विदेशी मुद्रा है
उसकी प्राप्ति होती है, जो हम जिसको हम क्या करते हैं, ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंजेस, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंजेस हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट हो गई। थर्ड पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट क्या है कि इंडस्ट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स of higher value and prosperous India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible। तो जो वे देश हैं, विकसित हैं, आज की अगर व्यवस्था में देखें, इस कथन के आधार पर देखें जो इसमें दिया गया है, तो उसमें देखें कि वे ही देश डेवलप्ड हैं, वही देश विकसित हैं जो रॉ मटेरियल को अनेक तरीके से या अधिक पैसे पर तैयार करके उसे विनिर्मित करते हैं, उसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो रॉ मटेरियल्स हैं उसे क्या करते हैं, अधिक मूल्यवान तैयार करते हैं, जो रॉ मटेरियल उसको अधिक पैसे पर, यानी कि उसको ऐसा बना देते हैं कि वो मार्केट में अधिक पैसे में बिके। तो भारत का विकास विविध और शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। जो हमारे भारत का विकास है, जो इंडियाज प्रॉपर्टीज लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल, इसमें ये जितना जल्दी हो सकेगा हम इस तरीके से इसमें अपना विकास कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो एग्रीकल्चर है, एंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट ऑफ एग्रीकल्चर बाय राइजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है और जो उद्योग हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है, ईच अदर, एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक्सक्लूसिव मतलब पूरक होते हैं, ये दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। दे मूव्ड हैंड इन हैंड, है ना। ये क्या होते हैं, जो अगर हम उदाहरण पे देखें तो जो भारत में जो खेती पर आधारित जो उद्योग हैं, उसमें जो कृषि की पैदावार है वो बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करती है। वो जितने भी मतलब जितना भी बढ़ सके उसको प्रोत्साहित करती है। ये उद्योग जो होते हैं वो रॉ मटेरियल के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं, और इनके जो द्वारा निर्मित जो उत्पादन है, जो उत्पाद है ना, द एग्रो इंडस्ट्रीज इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय राइजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, है ना। उसके उसके प्रोडक्टिविटी को देखते हैं, उसके पैदावार को बढ़ाते हैं। दे डिपेंड अपॉन ऑन द लेटर ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पम्प्स, फर्टिलाइजर्स, insecticides, pesticides, plastic and PVC pipes, machines and tools etc. for the farmers। तो जो ये क्या करते हैं कि जो रॉ मटेरियल हैं उसके लिए जो कृषि पर निर्भर हैं, रॉ मटेरियल के लिए जो कृषि पर निर्भर चीज़ें हैं, उनके लिए उनके द्वारा ये चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, निर्मित करते हैं, उसको बनाते हैं। जैसे क्या है कि सिंचाई के लिए पंप्स हैं, सिंचाई के लिए पंप्स हैं, आपके फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, प्लास्टिक पाइप्स हैं, मशीन हैं, वो जो कृषि से जो भी जुड़े औजार हैं आदि पर जो किसान निर्भर होता है, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि दस डेवलपमेंट ऑफ competitiveness of competitiveness of manufacturing industries has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made the production process very efficient। तो उस पे क्या होता है कि इसलिए जो इंडस्ट्री ये है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियां हैं, जो विनिर्माण उद्योग हैं, उसके लिए विकास और स्पर्धा, डेवलपमेंट और कम्पिटिटिवनेस, ये इससे न केवल जो कृषि का प्रोडक्शन है, वो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा मिलता है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे प्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो भी बहुत ज़्यादा सक्षम हुई है। तो आगे चलते हैं।
In the present day world of globalization, our country needs to be more efficient and competitive. Self-sufficiency alone is not enough. Our manufactured goods must be at per in quality with those in the international market. Only then we will be able to compete इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो अगर हम आज देखें तो जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण। तो आज का जो वैश्वीकरण है उसके युग में हमारे जो उद्योग हैं उसको अधिक प्रतिस्पर्धा, उसको अधिक कम्पिटिटिव कंपटीशन करना पड़ रहा है, और उसमें तथा जो सक्षम होने की आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल आत्मनिर्भरता ही, जो हमारा आत्मनिर्भरता है, सेल्फ सफिशिएंसी है, सेल्फ सफिशिएंसी को हिंदी में क्या कहते हैं, आत्मनिर्भरता, वो काफ़ी नहीं है। वो सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो बिल्कुल काफ़ी नहीं है। हमारी जो वस्तुओं की जो क्वालिटी, गुणवत्ता जो है उस पर इंटरनेशनल लेवल पर जब बात करें तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ही हों, और हम जो भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धा कर पाएँ, जो हमारे प्रोडक्ट्स हों वो कैसे हों, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हों, इंटरनेशनल लेवल के हों, तभी हम मार्केट में इसमें जो है कम्पिटिटिव कर पाएंगे, इसमें हम भाग ले पाएंगे। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। ये पॉइंट है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। ये क्या है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान। जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें जो इंडस्ट्रियों का क्या योगदान रहा है, आइए उसके बारे में। नेशनल इकोनॉमी जो हमारे इंडस्ट्रियां हैं उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में आइए जानते हैं। Over the last 2 decades, the share of manufacturing sector has stand at 17% of GDP out of total of 27% for the industry, which includes 10% for mining, quarrying, electricity and gas. पिछले अगर हम 2 दशकों की बात करें, डिकेट्स को हिंदी में कहते हैं दशक, तो पिछले अगर हम 2 दशकों की बात करें तो जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी को हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रॉस डेवलपमेंट, है ना, जो प्रोडक्ट, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, तो जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, सॉरी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें जो वो हुआ, इंडस्ट्रियां जो की मैन्युफैक्चरिंग की, उसके वो योगदान से जो 27% में से टोटल जो हमारा है वो कितना है, 20% में, 27% में से जो 17% ही है, जो उद्योग का योगदान रहा है वो सिर्फ 17% है टोटल 27% में से। क्योंकि जो 10% भाग है वो हमको कहाँ से मिलता है, वो जो 10% भाग है वो माइनिंग से, क्वायरिंग से, इलेक्ट्रिसिटी से और गैस से मिलता है। हमें कहाँ से मिलता है, खनिज खनन से, गैस से, और जो भी विद्युत ऊर्जा का योगदान है उससे हमें यह प्राप्त होता है। दिस इज़ मच लोअर इन कंपेरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स वेयर इट इज़ 25 to 35%। अगर हम बात करें भारत की जो अपेक्षा, जो अन्य पूर्वी एशियाई देश हैं हमारे, उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का योगदान रहा है वो हमारे जीडीपी का जो 25 से 35% है, वो इससे मिलता है हमें, कहाँ से, मैन्युफैक्चर से मिलता है। आगे चलते हैं। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम। जो पिछले 1 दशक में देखें, पिछले 1 डिकेड्स की बात करें तो उससे जो भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में जो इंडियन जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हुई उसमें देखें तो उस क्षेत्र में हमारा जो 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है, 7% हर साल बढ़ा है। द डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज़ 12%। तो और यह दर जो रहा 7% का दर, वो नेक्स्ट अगले दशक में कितना, अगले डिकेड में कितना गया, 12% अपेक्षित है।
है ना। अगर हम सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज़ वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। अगर हम 2003 की बात करें तो उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का जो क्षेत्र रहा है उसमें विकास 9 से 10% प्रति वर्ष के दर से हुआ है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। With appropriate policy interventions by the government and renewed efforts by the industries to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its trade target over the next decades. The National Manufacturing Competitive Council's NMCC has been set up the with this objective। तो जो इस तरीके से हुआ कि जो बढ़ोतरी तो हुई दोनों में, उपरोक्त जो भी सरकारी नीतियां थीं या तथा जो भी हमारे औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई उसके लिए प्रयासों से जो हमारी वो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वो वो सारी चीज़ें उस पर बढ़ोतरी हुई। और नए जो भी प्रयास थे उसमें जो हमारे अर्थशास्त्रियों का अनुमान रहा, जो हमारी इकोनॉमिक के जो भी ज्ञाता थे उसको उन्होंने बताया कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियां हैं उसमें अगले दशक में अपना एक टारगेट पूरा कर सकती हैं। इसके लिए जो उद्देश्य थे, जो राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद बना, जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल बनी, उसकी स्थापना भी की गई। किसके लिए की गई? इसका जो भी सिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए इसकी व्यवस्था की गई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।